अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी, सीनियर सहाफ़ी, और एक और सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर ख़ान हमें उन्होंने आज ज्वाइन किया है। आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कयूम सिद्दीकी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को अचानक ख़्याल आ गया है कि सियासत और इलेक्शंस के मुतालबात के अलावा पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला दहशत गर्दी का भी है। एक खसूसी तौर पर एक सेमिनार उन्होंने अपने लिए बज़ाहिर मुनक़्क़द करवाया और खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर ने यह सेमिनार किया और ऑनलाइन उन्होंने उस सेमिनार से खिताब किया दहशत गर्दी की बढ़ती हुई लहर के हवाले से। और इमरान खान ने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। मैं चाहूँगा कि ताहिर ख़ान साहब, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अमूर के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो हम उनसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। ताहिर ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। सबसे पहले ये बताएं कि इमरान खान साहब ने आज एक जो ख़ास बात की, उन्होंने खबरदार किया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की मदद को यहाँ आया, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में और बॉर्डर के ऊपर, तो फिर मुल्क में इंतशार फैलेगा। तो आप इमरान खान के इस तकरीर को, इस बयान को कैसे देखते हैं? अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं मुख्तसर वो आपको उनका तकरीर सुना दूँ जो उन्होंने एग्जैक्टली अमेरिका की मुमकिना इन्वॉल्वमेंट के नताइज के हवाले से की। अगर हमने किसी तरह की इंटरफेरेंस मांग ली तो यहां तो मुसलसल इंतशार फैल जाएगा। बड़ी मुश्किलों से हमारे दौर में टूरिज्म शुरू हुई, बड़ी मुश्किलों से हमारे बाहर की टीमें, क्रिकेट मैचेस यहां शुरू हुए, बाहर से लोगों का इत्मीनान बढ़ा पाकिस्तान आने के लिए। तो अगर ये फिर से शुरू हो गया तो ये तो पाकिस्तान आगे ही मुश्किल हालात में है, तो ये हमारे लिए तो अजाब है आगे। तो ताहिर खान साहब, बुनियादी तौर पे कालादम तंजीमों का भी यही मौक़िफ़ है कि वो अमरीकी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते और इमरान खान साहब भी यही बात कह रहे हैं। तो आखिर खान साहब कहना क्या चाह रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान को खबरदार कर रहे हैं या फिर किसी को आइडिया दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की प्रोग्राम में। इमरान खान साहब ने जब इनको अदम एतमाद के जरिए हटाया गया तो जो बयानिया उन्होंने अपनाया था और किसी हद तक अभी भी है, तो उसमें अमेरिका वाली जो एक अमेरिका वाला जो नुक्ता था, तो वो भी उसी बयानिए का हिस्सा था। और मेरी नज़र में इमरान खान ने सच कहा है, नहीं कहा है, लेकिन उस बयानिए की बुनियाद पे उन्होंने किसी हद तक हिमायत लोगों की हासिल की है। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इसी अमेरिका वाला जो पॉइंट है, नुक्ता है, हर जगह पे उसको किसी हद तक वो जिंदा रखेंगे। हालांकि माजी की तरह उस तरह सख्त नहीं रहा अब उनका बयान अमेरिका की तरफ से, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में एक माहौल बना हुआ है दहशत गर्दी का, फिर अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात में भी एक तनाव है, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल है। तो उनकी अलग वजूहात है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में आज भी उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया है। और आपको याद हो कि चंद दिनों से मुसलसल जो अमरीकी वजारत खारिजा के तर्जुमान है, वो टीटीपी के हवाले से वो बार बार जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के साथ टीटीपी के खिलाफ तावन के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि जी आज ताहिर खान साहब ये बताए ना कि इमरान खान कहते हैं कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो इंतशार फैलेगा, मगर अभी अमेरिका इन्वॉल्व नहीं भी हुआ तो इंतशार तो ऑलरेडी फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से। तो आपकी क्या राय है? क्या इस सूरत हाल के अंदर क्या अमरीकी हुकूमत की मदद पाकिस्तान के मुफाद में होगी, और क्या ये पाकिस्तान को ज़रूरत है अमरीकी ताउन की? इस हवाले से आपकी क्या राय है माहिराना? एक बात आपको बताऊं, और ये हकीकत भी है और लोगों को कुछ हकायक मानने भी चाहिए। ये जो तालिबान टीटीपी के जो लोग हैं, सीनियर लोग जो मारे गए हैं, उसमें एक भी हमने नहीं मारा, पाकिस्तान ने नहीं मारा उसको। बैतुल्ला मसूद ने 2007 में टीटीपी का आगाज किया, 2009 में मारे गए ड्रोन हमले में। और उससे पहले कमांडर नेक मोहम्मद की कहानी तो सबको पता है, 2004 में मारे गए, बावजूद उसके कि परवेज मुशर्रफ ने उसके साथ मुआहिदा किया था। और फिर परवेज मुशर्रफ ने, डिक्टेटर ने, खुद CNN के इंटरव्यू में कहा कि मैंने इजाजत दी थी। फिर हकीमुल्लाह मसूद वो मारे गए शुमाली वजीरिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले में। फिर मौलवी फजलुल्लाह वो कुनड़ में मारे गए अमरीकी ड्रोन हमले में। तो अमरीका तो वैसे भी
सब हुकूमत में उनका एक रोल रहा है। हाँ, मुमकिन है कि पाकिस्तान ने उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर, लेकिन खुद नहीं मारा। पाकिस्तान ने किसी भी तालिबान लीडर को नहीं मारा। ऑपरेशन कितने ज्यादा हुए हैं, हाँ मारे गए काफी सारे, लेकिन लीडर नहीं मारा गया। तो बहरहाल एक अमेरिका का ताउन पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान के साथ है, और अब तो ताल्लुकात वैसे भी बेहतर हुए हैं। तो जो तावन का अमेरिका कहते हैं तो यही कि ड्रोन के लिए शेयर करें इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस ऑन ग्राउंड, क्योंकि अमरीकियों का तो है, अफगानिस्तान में भी है। 31 जुलाई को जब उस पर हमला हुआ ऐमन जवाहिरी पे, तो काबुल के घर में उसको मालूमात तो किसी ने तो दी होगी ना ग्राउंड से, अब उनके सिस्टम। तो बहरहाल ये जो मतलब है कि इंफॉर्मेशन और ड्रोन और ये तावन हो सकता है, और पाकिस्तान तो खुश होगा। ये बताएं कि क्या इमरान खान जो बात कर रहे हैं उनके मौकिफ में और तालिबान के तरीके तालिबान पाकिस्तान के मौकिफ में अमेरिका के हवाले से कोई आपको फर्क महसूस हो रहा है? ये सब जवाब तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तालिबान टीटीपी ने तो अमेरिका के खिलाफ बयान दिया है जब से एक दो मरतबा उन्होंने। लेकिन इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ना, अमेरिका जो बार बार और फिर यहाँ पर उसको कि एक जो बदइत्तेमादी तालिबान हुकूमत के साथ हमारी है वो मजीद बढ़ेगी। और ये तो इमरान खान की एक बात एक लिहाज से दुरुस्त है, वो तो वैसे भी नहीं है तार खान साहब, एतमाद की फिजा तो वैसे भी नहीं है। अभी अमेरिका ने सिर्फ बात की है और उससे पहले ही हालात ख़राब हैं। ये बताएं कि आपके ख्याल में इमरान खान को जो धमकी मिली थी तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की कुछ बड़ी सियासी जमातों को, क्या इमरान खान को बतौर एक सियासतदान और साबिक वज़ीर आज़म उस धमकी के ऊपर भी अपनी राय देनी चाहिए थी? क्या उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए, मुजम्मत करनी चाहिए। और यही तो हमारी पाकिस्तान की जो सियासी एक मंजरनामा है, सियासी माहौल है, इसमें तो बड़ी बदकिस्मती है कि सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू अब पाकिस्तान को उसका सामना है, और अभी तक सियासत हो रही है। मरकज सूबे के ब्लेम करता है, सूबा मरकज को ब्लेम करता है। आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जी बॉर्डर तो मरकज का है और फलां उसका है। मेरे ख्याल में ये इनका वक्त नहीं है, वो पश्तो में हम कहते हैं तवेली मवेली पे गौर का या ताने का वक्त नहीं है। अगर वहां पर इशू है, अगर उसने आज ये बात की है कि पुलिस के पास असलहा नहीं है कि उनका मुकाबला करे टेररिस्ट का, लेकिन ऐसा भी नहीं है। पुलिस के पास असलहा भी है, लेकिन हाँ तरबियत में कमी है। ये जो एक महीना पहले उसमें लकी मरवत में 6 पुलिस वाले शहीद हुए थे जब वो जा रहे थे पोलियो के लिए, तो पुलिस को मौका ही नहीं मिला कि मोटरसाइकिल वालों को फायर रिटर्न करने उस पर, और 6 हमारे पुलिस वाले वो शहीद हो गए और वो चले गए आराम से। तो लिहाजा हमें 9 साल से पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, तो 9 साल तो बहुत अरसा है नमतुल्लाह जान साहब। 9 साल में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं तार खान साहब। लेकिन आज जो सेमिनार इन्होंने करवाया इमरान खान ने, आपने उस सेमिनार को अटेंड भी किया, तो आप ये बताएंगे कि सेमिनार का मकसद क्या था? क्या ये इस्टेब्लिशमेंट से अपने राब्ते बहाल करने के लिए उसको इंगेज कर रहे हैं? क्योंकि एक दिन पहले खबर आई थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम सतह पर पीटीआई से राब्ते तोड़ दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। तो क्या ये दोबारा इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करने के लिए ये सेमिनार रखा गया, और तालिबान आप समझते हैं एक कार्ड के तौर पे पीटीआई या इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सियासी कार्ड के तौर पे? एक सियासी जंग है, और सियासी जंग इतनी मतलब है कि काफी सारी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब सिक्योरिटी का जो इशू है उस पर भी सियासत हो रही है। और मैं अब डाउट तो नहीं कर सकता, शक तो नहीं करता पीटीआई पे कि उन्होंने किस मकसद के लिए, लेकिन आज सेमिनार में मैं बिल्कुल गया था, वो मुझे कोई ज्यादा मुअस्सर नहीं लगा, क्योंकि वहां पर लोग भी कम थे और दरमियान में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा चले भी गए थे। तो एक कॉन्फ्रेंस इस तरह होनी चाहिए। सियासत बिल्कुल करें, सियासत हम तो आप और सदीकी साहब और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, लेकिन जमहूरियत आजाद जमहूरियत हो, मीडिया आजाद हो, सिर्फ नाम का ना हो कि नाम की मीडिया आजाद हो। तो लेकिन बहरहाल सेमिनार अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में जब हर चीज का जो मकसद है, मोटिव्स है, तो वो अगर सियासत हो कि मैं एक सेमिनार करके एक सियासी फायदा उठाऊंगा, माहौल से फायदा उठाऊंगा, ये बिल्कुल भी मेरी नजर में एक मुस्बत सोच नहीं है। सिक्योरिटी का इशू सबका है, इमरान खान का भी है और केपी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का भी है, बल्कि ये पूरे मुल्क का है, पाकिस्तान का। तारिक खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। अब्दुल कयूम सदीकी साहब, सियासत तो बहरहाल हो रही है और इमरान खान सियासतदान है। तालिबान ने जो धमकी दी है वो इमरान खान की मुखालिफ जमातों को दी है, पीटीआई के लिए कोई ऐसी धमकी या वार्निंग नहीं है।
तो आप समझते हैं कि ये एक इमरान खान इस वक्त जो हैं ये दहशतगर्दी के ऊपर जो एक सेमिनार उन्होंने मुनक्कद कराया और फिर उसके ऊपर बयान दिया, पॉलिसी बयान दिया, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा री इंगेज करना चाह रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री फोर्सेस निबर्द आजमा हैं दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में भरपूर अंदाज से? तो ये क्या कमज़ोरी की निशानी नहीं है एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐसा बयान देना कि मुज़ाकरात किए जाएं और अमेरिका बीच में मदद ना करे वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा? वो किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं? देखिए, वो ज़ुबान तो तालिबान की ही बोल रहे हैं ना। अब ये जो है दोनों बयानात की हद तक अगर देखा जाए, इन्होंने तो ये कहा ना कि उसको एंगेज ना किया जाए, लेकिन तालिबान जो है वो डायरेक्ट अमेरिका के एंटी अमेरिका जो है वो बयानात देते हैं। लेकिन मामला ये है कि ये आपको याद होगा कि इस्टेब्लिशमेंट को जब बुरा भला कहा गया तो तब भी एक सेमिनार मुनक्किद किया गया था सहाफ़ियों का, ठीक है, और उसमें जो है वो जो है इसी किस्म के एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारे और वो सारी चीज़ें की थी इन्होंने। फिर अब दोबारा एक और सेमिनार है और उस सेमिनार के ज़रिए ही वो कुछ और सिग्नल्स जो है वो दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो सियासत इस सूरत हाल का फ़ायदा अपने हक़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने उस एंटी अमेरिका हुकूमत गिराने के बयानी को तक़वियत देने के लिए। लेकिन सियासत बिल्कुल इमरान खान साहब का हक़ है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी अभी एक मीटिंग हुई है। इमरान खान साहब का बयान एक विसल ब्लोअर का बयान तो हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव होता कि अगर जब आपके पास 123 अरकान कौमी असम्बली हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर वापस जाके अगर आप समझते हैं कि ये इतना पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से अहम तरीन इशू है जो दहशतगर्दी का है, तो आप पार्लियामेंट में जाके अपनी आवाज़ ज़्यादा मौसर तौर पे उठा सकते हैं, हुकूमत की गोशमाली कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये एक सेमिनार से खिताब है और एक अच्छा, दूसरी बात इन्होंने मजम्मत नहीं की। देखें, तालिबान की उस धमकी की जो उन्होंने पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों को दी है, सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को इस धमकी की मजम्मत नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए थी। देखें, क़यादत तो सारी पाकिस्तान की ही है ना। मतीउल्लाह जान साहब, हम माजी में भी देखते रहे हैं कि पहले भी जब इलेक्शन हुए थे, 2018 के इलेक्शन, उससे पहले 2013 के इलेक्शन हुए थे, तो तालिबान या दहशत गर्दों के हमलों की निशाना वो सियासी जमातें जैसे ANP जो है वो KPK के अंदर बनती रही। अब इमरान खान साहब की जो KP में 9 साल से हुकूमत है, उसको उसके वज़रा जो हैं वो तावान अदा कर रहे हैं। मतलब आप ये देखें कि वहां पे अब ये मुझे नहीं समझ आता, ये गवर्नेंस का फेलियर है या अपने ताल्लुकात ठीक रखने का है। अब ये इसको अगर तालिबान को पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करके, और वो इमरान खान साहब तो ये उनका एक इंटरव्यू जो रशियन TV को शायद किसको दिया था उन्होंने कि 40 या 50 हज़ार जंगजू खानदान जो है, अफगान खानदान जिनमें से 7 या 8 हज़ार उसमें जंगजू खानदान भी थे। आज भी कहा उन्होंने कि हम उन्हें वापस लाना चाह रहे थे। बिल्कुल, देखिए, आपने हर किस्म का उनके साथ मुज़ाकरात करके देख लिए हैं। मतीउल्लाह जान साहब, अभी कल परसों ही वजाहत खान जो है उन्होंने एक वीडियो ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया पे शेयर की थी कि वहाँ पे क्या मतलब किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है और क्या कह के। तो एंटी पाकिस्तान स्टांस रखते हुए आप पाकिस्तान को तो अपनी सर्वाइवल के लिए मदद तो लेनी पड़ेगी, और ये कोई आज से नहीं है, ये तो कब से देखे ना। बहरहाल जी, कयूम सदीकी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान अमेरिका की मदद मांगे या ना मांगे, जब अमेरिका ने ज़रूरत महसूस की कि वो पाकिस्तान के पूछे बगैर भी बहुत कुछ कर देगा, ये और बात है, उसका रद्द अमल पाकिस्तान का होगा, लेकिन अमेरिका कोई हमारे कहने पे मुदाखलत नहीं करेगा। उसने अपने मफादात देखने हैं। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम फिर वैसे भी आना है, तो मुझे मालूम नहीं इमरान खान साहब कहना क्या चाह रहे हैं। क्या अमेरिका हमारे कहने पे अफगानिस्तान पे रिएक्ट करेगा या फिर उसकी अपने मफादात? ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है और मेरे ख्याल में बहुत कमज़ोरी की निशानी है। एक ऐसे वक्त में एक साबिक़ वज़ीर आज़म की तरफ से कमज़ोरी का मुज़ाहरा करना या ऐसी बात करना कि जिससे ये जाहिर हो कि शायद पाकिस्तान की रियासत मुज़ाकरात के लिए बेचैन है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे पंजाब के अंदर होने वाली उस सियासत की जिसका बराह रास्त ताल्लुक इस मुल्क की सियासत से है। जी हाँ, कल लाहौर हाई कोर्ट में एक बार फिर अदालत सजने लगी है, जिसमें यह फैसला होगा कि आया गवर्नर ने जो चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए आइनी तौर पे हुक्म दिया था, क्या वो हुक्म जायज़ था? और कल ये फैसला होने का इम्कान है कि परवेज़ इलाही ने अगर एतमाद का वोट नहीं लिया तो क्या अब अदालत के हुक्म पे वो ऐसा करेंगे? एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
पंजाब की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। कल लाहौर हाई कोर्ट में एक बार फिर उन दरखास्तों की समाअत होगी जो चौधरी परवेज हलाई की तरफ से बैरिस्टर अली जफर के जरिए दायर की गई। इन दरखास्तों में गवर्नर के उस हुक्म को चैलेंज किया गया है जिसमें गवर्नर ने वजीर आला से एतमाद का वोट लेने को कहा था। गुज़श्ता समाअत के दौरान कयूम सदीकी साहब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर का जो हुक्म है उसको भी हम हेल्ड इन अबेंस करते हैं, उस पर अमल दरामद रोकते हैं। और फिर जो डी नोटिफाई कर दिया गया था वज़ीर आला पंजाब को, उसको भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजों ने। और ये भी कहा गया था चीफ मिनिस्टर को कि अगर वो चाहें तो 11 जनवरी यानी कल से पहले वो रज़ाकाराना तौर पर एतमाद का वोट ले सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर पहले की इतला है कयूम सदीकी साहब के बैरिस्टर अली जफर जो इमरान खान के सेनेटर हैं और परवेज हलाई के वकील हैं, अब वो दोनों के बीच कुछ फंस गए हैं। लगता है कि अभी कुछ देर पहले वो जमान पार्क में गए हैं, जो अभी की मीटिंग हो रही है, अभी की इतलात है। वो आज जमान पार्क में उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान से थोड़ी देर पहले। और फिर हदायत वो ले रहे हैं बतौर वकील परवेज हलाई से और मीटिंगें कर रहे हैं वो इमरान खान से। अब मुझे लगता नहीं है कि बैरिस्टर अली जफर ज़्यादा अरसा चल पाएंगे क्योंकि वो बीच में कुछ फंस गए हैं कि क्या करें, क्योंकि परवेज हलाई और इमरान खान साहब के बीच भी कुछ इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। इमरान खान साहब ने बल्कि ये भी कह दिया कि ये कुछ इतलात हैं करप्शन की परवेज हलाई की हुकूमत में, जिसकी वजह से PTI की साख भी ख़राब हो रही है। तो उनको परवेज हलाई के अंदर फिर से कोई डाकू नज़र आना शुरू हो गया है, जो किसी ज़माने में नज़र आता था मगर फिर वो उनको वज़ीर आला बना दिया उन्होंने। तो अभी ये बैरिस्टर अली जफर की पोजीशन बड़ी नाजुक सी नहीं हो गई जरा? बिल्कुल बड़ी नाजुक सूरत हाल है बैरिस्टर अली जफर के लिए। देखिए बैरिस्टर अली जफर देखें, अगर एथिकली देखा जाए तो बुनियादी तौर पे तो अंगेज परवेज हलाई ने किया उनको, और फीस भी उनसे ली होगी। ठीक है, हाँ, अगर मुफ्त किया फिर और बात है, वो एक अलग बात है। अब ये नहीं पता कि फीस का हमें नहीं पता है, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब वकालतनामा तो परवेज हलाई की तरफ से साइन किया हुआ है ना उन्होंने। तो जब आपने वकालतनामा किसी और की तरफ से साइन किया, इंस्ट्रक्शंस आप कहीं और से ले रहे हैं, तो ये तो वैसे मिसकंडक्ट नहीं आ जाता। बिल्कुल, मतलब कि ये वकील की पार्ट के ऊपर जो है वो मिसकंडक्ट है। लेकिन गालिब इम्कान यही है, हमें और आपको सुनने को यही मिलेगा कि उन्होंने किसी और कानूनी मामले के ऊपर जो है वो उनसे मुशावरत की, क्योंकि उनके सेनेटर हैं। एतमाद के वोट के ऊपर वो जो हुआ ही नहीं, उसके ऊपर आप मुशावरत कर रहे हैं, कल अदालत में पेश होना है। मतलब है कि बड़ी हैरत की बात है कि अगर उन्होंने मुशावरत करनी थी तो अपनी जो वहाँ की पार्लियामानी पार्टी है सूबे पंजाब के अंदर, उससे मुशावरत करते और वहां पे कोई हिकमत अमली तय करते, एक सेनेटर से, और वो जो कि परवेज हलाई का वकील है उससे हिकमत अमली तय कर रहे हैं। अच्छा, कल अगर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि मैं तो जी दस्तबरदार हूँ, या परवेज हलाई कहते हैं मैंने वकील तब्दील कर लिया, मुझे 2 हफ्ते और दे दें, तो अदालत क्या करेगी? जाहिर है वो कुछ और करेगी, लेकिन एक या और नया वकील आ जाए। ये तो आप इस तरफ हैं, ये भी तो हो सकता है कल कोई जज साहब अवेलेबल ना हो। हाँ। ये भी तो हो सकता है। तो होने को तो मतीउल्लाह जान साहब, बैरिस्टर अली जफर को क्या करना चाहिए? बैरिस्टर अली जफर को जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है और पाकिस्तान बार काउंसिल का कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको अपने क्लाइंट के मशवरे के ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने ब्रीफ लिया है। ब्रीफ का मतलब है अब वो मुफ्त लिया है या नहीं लिया है। वैसे तो जो है अब ब्रीफ जो कोड ऑफ कंडक्ट बगैर लिया या ब्रीफ केस के साथ जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो ये भी कहता है कि आप मुफ्त में मुकदमा नहीं लड़े, आप कोई ना कोई फीस जो है वो आप एंगेज करते हैं, उसको और जो मशवरे आप अपने क्लाइंट से करते हैं वो दूसरों को बता भी नहीं सकते, ये कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। लेकिन अब क्या किया जाए मतीउल्लाह जान साहब, अब 2 कश्तियों के पतवार हैं। इमरान खान बैरिस्टर अली जफर को सवार है वो क्या करेगा? नहीं, बैरिस्टर अली जफर को अगर इमरान खान कहते हैं कि भाई आप ये केस छोड़ दें, तो बैरिस्टर अली जफर पाबंद हैं अपने लीडर की बात मानने? क्या वो बतौर वकील, मेरा ख्याल है कि उनको बतौर वकील एक्ट करना चाहिए। मैं तो मशवरा ही दे सकता हूँ, लेकिन वो PTI के सेनेटर भी हैं। तो PTI के सेनेटर हैं तो उस पहले प्रोफेशनल कंडक्ट जो है वो उनका देखा जाएगा, क्योंकि वहां से वो उनका ब्रेड एंड बटर है। तो फिर वो फीस वापस करनी पड़ेगी अगर उन्होंने परवेज हलाई को छोड़ दिया। देखिए फिर तो परवेज हलाई को चाहिए पाकिस्तान बार काउंसिल में शिकायत दाखिल करें इनके खिलाफ। तो किसके खिलाफ शिकायत करें? अब मुझे ये बताइए कल हाईकोर्ट क्या करेगी? सूरत हाल है। नहीं, कल हाईकोर्ट, कल भी हमने ये बात की थी, आपके ख्याल में हाई कोर्ट जो है बैरिस्टर अली जफर से, जारी बात है पूछेगी तो सही ना कि उन्होंने जवाब मांगे थे, उन्होंने कोई तहरीरी जवाब भी जमा कराए होंगे, गवर्नर की तरफ से बैरिस्टर मंसूर अवान अब पेश हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी लेकिन परवेज हलाई का
या क्या जवाब होगा, क्योंकि उन्हें तहरीरी तौर पे जवाब देना था। आपके ख्याल में वही कानूनी नुक्ते उठाए होंगे और कल बहस होगी, कोई हुक्म आएगा, कल फैसले की तवक्को कर सकते हैं? देखिए मतीला जान साहब, तवक्को तो हमें करनी चाहिए कि भी अदालत के अंदर मामला सब जुडिस है। अब उस हवाले से अदालत क्या करती है, इसका थोड़ा सा वो तंग राहदारी है। तो इसमें जाहिर है कि अदालत ने, मेरा ख्याल है कि जो अदालत का पहले भी कंसर्न था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वो मुनासिब वक्त ना मिलने के ऊपर ही उनकी शिकायत ये थी, ठीक है ना, अदालत की ऑब्जर्वेशन यही थी। और फिर वो उस मुनासिब वक्त के हवाले से ही जो है वो असम्बली ना डिसॉल्व करने के हवाले से कमिटमेंट मंजूर वट्टू केस के अंदर ये अली जफर साहब ने चौधरी परवेज इलाही की तरफ से दी है बतौर वजीर आला। तो अब जो है मेरा ख्याल है कि अदालत को ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, अदालत को पूछना चाहिए कि टाइम आपको इतना मिला, आपने क्या किया, आप ले सके नहीं ले सके, और इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी बहस की जरूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल में कहीं अदालत को कल फैसला देना चाहिए, बिल्कुल। मजीद ताखीर क्या मजाक है कि आप गवर्नर का हुक्म हेल्ड इन अबेयंस आपने रखा हुआ है। मतलब है कि दोनों जो सियासी तौर के ऊपर जो भी उनका है मामला है, वो सारा जो है वो अदालत अपने कंधों के ऊपर क्यों ले रही है? अब देखें ना, फिर इस तरह की ताखीर की वजह से लोगों के जहनों में गलत गलत बातें आती हैं। कोई कहता है कि देखें जी, कोई मौजूद जज साहब का कोई रिश्तेदार है पीटीआई में, कोई फलां है, कोई फलां है। अब इस तरह की ताखीर के फिर लोगों के जहनों में उल्टे सीधे ख्यालात तो आते हैं ना, उनको कोई रोक तो नहीं सकता। नहीं रोक सकता। सबसे आम सवाल ये है कि परवेज इलाही भी बहुत ज्यादा देखिए परवेज इलाही वो क्यों नहीं एतमाद का वोट लेना चाह रहे हैं? वो इमरान खान पे, पीटीआई पे एतमाद नहीं कर रहे, और पीटीआई अब उन पे एतमाद नहीं कर रही, अब उन पे एतमाद नहीं कर रही। ये क्या हो क्या रहा है? इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए मोहब्बत की जो ये जो वो कहते हैं क्या है, वो सांझे दी हांडी जो है वो चौराहे में फूटती है। मतलब ये जो इस तरह की पॉलिटिकल हौच पौच सी सूरत हाल है, पर देखा जाए तो यार सुबह पंजाब की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बाहर बैठी हैं और 10 सीटों वाला जो है वो प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ। ये कौन से डेमोक्रेटिक असूल के तहत जायज? और आपको लगता है दोनों की शिकायत ये, मेरा ख्याल में ये इनको जो है वो देखना चाहिए, अदालत को कल फैसला करना चाहिए। मेरे ख्याल में परवेज इलाही को पता है कि उनके बंदे पूरे नहीं हैं, इमरान खान को भी पता है उनके बंदे पूरे नहीं हैं, और ये सिर्फ दिखावे के लिए कह रहे हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं तो कहता हूँ करो बंदे पूरे। परवेज इलाही आज इमरान खान साहब को ख्याल आ रहा है कि वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो एक मरतबा फिर उसके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगा करके कि आपकी वजह से मेरी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। खान साहब के जो मुखालिफ होगा वो डाकू ही होगा, उससे कम का या ज्यादा का तो हो नहीं सकता। वो जैसे ख्वाजा आसिफ कहते हैं ना कि ये तोहफों वाली बात भी जो है ना ये किसी और के ऊपर डाल देंगे। हाँ, वो मुर्शद के ऊपर डाल देंगे। अब ये बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली से इस्तीफे देगी अगर मजीद ताखीर होती है, या लाहौर हाईकोर्ट कहती है कि चले 2 हफ्ते? मतीला जान साहब, तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली से इस्तीफे नहीं देगी। अच्छा। ना ही ये केपी असम्बली के हवाले से होगा। खान साहब को अब नजर आना शुरू हो गया है कि जो रहती सहती कसर भी है ना वो निकल जाएगी इनके हाथ से सारी की सारी। देखें ये बहुत ही अनवाइज किस्म की है कि आपके हाथ के अंदर जो है आप वो समथिंग इज बेटर देन द नथिंग, लेकिन इमरान खान साहब नथिंग की तरफ जाना अगर चाहते हैं तो ये बखुशी सरदार जी ने उल्टा लटकना तो लटक जाए, क्योंकि इसके बाद से इनके हालात ख़राब हो रहे हैं। जैसी खबरें आ रही हैं पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट जो है वो शुरू हो चुकी हुई है, और फिर और जो कानूनी शिकंजा है वो अलहदा से अभी देखें जो ममनुआ फंडिंग केस है उसकी भी हेयरिंग वगैरह मेरा ख्याल होने वाली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कल उसकी भी हेयरिंग है, आज उसकी भी हेयरिंग है। और दूसरी तरफ जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बेल वो भी 17 जनवरी के काबिल ज़मानत है। फिर 19 जनवरी को जो है वो जी वो ही वो भी है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो उनके खिलाफ है, बहुत कुछ है, और मेरा ख्याल है कि अगर वो पंजाब की हुकूमत को किसी भी तरह से डिस्टेबलाइज करके या वहां से निकलने की कोशिश करेंगे उसमें नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि शायद कहीं मान जाएंगे कि अच्छा चलो परवेज इलाही मुझे ये को चलाते रहो। कि लेट से अदालत हुक्म दे देती है परवेज इलाही को कि आप एतमाद का वोट लें, ठीक है, अदालत कैसे कह सकती? नहीं, जाहिर बात है गवर्नर का हुक्म बहाल कर देगी। हाँ बस ये बात है ना, गवर्नर का हुक्म बहाल कर देगी। तो अगर नहीं देखें फिर उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आएगी ना, गवर्नर का हुक्म अगर बहाल होता है तो फिर तो ये डी नोटिफाई हो चुके हैं।
नहीं, अगर हुक्म बहाल होता है तो फिर उनको टाइम देंगे ना। टाइम तो मिल गया, अदालत ने उनको रोका था ना, टाइम तो अदालत ने रोका था ना। अदालत ने उनको ये कहा था कि आप इस दौरान में एतमाद का वोट लेने से हम आपको नहीं रोक नहीं रहे। इसका क्या मतलब है कि वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जाएं एतमाद का वोट ले लें। अदालत ने इनडायरेक्टली ये कह दिया और उसके लिए जो वक्त था वो भी फराहम कर दे। इसलिए मतीउल्लाह जान साहब मैं कह रहा हूं कि कल आधे पौने घंटे से ज्यादा ये केस नहीं चलना चाहिए। बहरहाल कयूम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। बात यह कि वज़ीर आला पंजाब पे पंजाब असम्बली के अरकान या इमरान खान के एतमाद हो ना हो, मगर पाकिस्तान के गरीब आवाम का पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एतमाद मतज़ल्ज़ल हो रहा है। और अब खबरें ये आ रही हैं कि जो दालें थी, जो गरीब की खुराक थी, अब वो भी आने वाले वक्त में नायाब होने लगी हैं। मुर्गी की कीमत पहले ही उसको पर लगे थे, अब दालों को भी पर लग रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कराची में, कराची पोर्ट्स के ऊपर हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स में पाकिस्तान के गरीब आवाम की जो दालें हैं वो भी फंस चुकी हैं। और अब गरीब आवाम जो है वो दाल के बाद क्या खाएगी? वैसे तो बहुत कुछ है इन हालात में खाने को। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। पंजाब की सियासत से निकलकर अब हम कराची की मईशत के ऊपर जाएंगे। ये मुल्क की मईशत है, पाकिस्तान की मईशत है। और पाकिस्तान का जो मुआशी कैपिटल कराची, वहाँ पे जो दरामदात और बरामदात में एक बड़ी रुकावट, हज़ारों की तादाद में कराची पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर फंसे हुए हैं। और खुराक की अशिया, अद्वियात का जो रॉ मटेरियल है वो भी फंसा हुआ है। और इसके नतायज जो बहरास असरात गरीब आवाम पे पड़ रहे हैं। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। कराची से हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट फ़हीम सिद्दीकी ने। फ़हीम सिद्दीकी, ये क्या मामला है? और ये कराची होल सेल ग्रोसर्स, ये जो ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम, उन्होंने ये कहा है कि बंदरगाह पर तवील दौरानिये तक कंटेनर रुके हुए हैं, दालें ख़राब होने का अंदेशा है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर, कोई कह रहे हैं कि 48 मिलियन डॉलर डिटेंशन चार्जेस भी जो हैं वो इंपोर्टर्स वसूल कर चुके हैं। ये क्या सूरत हाल है और इसका पाकिस्तान की मईशत पे आने वाले दिनों में क्या असर पड़ सकता है? देखिए, सूरत हाल तो वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो हमारी पोर्ट्स हैं, पोर्ट जो एक बिन कासिम है और एक ही कराची पोर्ट है, यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 5000 कंटेनर, कमोबेश 5000 कंटेनर जो हैं इस वक्त पड़े हुए हैं, जिनकी एलसीज ना खुलने की वजह से इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि ये पोर्ट पर ही है। और हमें जो है वो बहुत कई किस्म के मसाइल और कई किस्म की चीज़ों की इस वक्त कमी का सामना है। सबसे पहले आपने अजनास की बात की, यकीनन दालें हैं, चावल है, सोयाबीन है। इसके साथ साथ हम खाम माल मंगाते हैं मुख्तलिफ शोबों का। सबसे अहम दवाओं का खाम माल आता है, उसके कंटेनर्स फंसे हुए हैं, दवाओं की किल्लत हो रही है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने इसको जो है बहुत ज्यादा इसको इशू बनाया और उन्होंने दवाओं की कीमतें बढ़ा दी हैं, फिर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी हैं। फिर साथ साथ अगर आप और तरफ जाएं तो गाड़ियां हैं, मोबाइल फोन मशीनरीज हैं, केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ इसमें इस्तेमाल होते हैं, गंदुम है, ये सारी कॉटन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है, मोबाइल फोन मशीनरीज हैं। ये सारी चीजें जो हैं इस वक्त इन कंटेनर्स में हैं, जो 5000 कंटेनर इस वक्त पोर्ट पर फंसे हुए हैं। सिचुएशन क्या है? जाहिर है हमारे पास डॉलर्स नहीं है। अब डॉलर्स नहीं है तो इशू यही है कि जनाब एलसीज कैसे खुले। एलसीज खोलने के लिए कल से जो स्टेट बैंक ने जो कुछ प्राइवेट बैंक्स को कहा था कि वो तरजीही बुनियादों पर उन कंटेनर्स को क्लियर करना शुरू करें जिनकी इस वक्त, जिनमें खाम माल है और जिनकी इस वक्त मिल्क को जरूरत है। तो जनाब 227 रुपए इस वक्त रेट है इंटरबैंक का और 272 रुपए में एलसीज इस वक्त क्लियर की जा रही है। तो सूरत हाल का ज़ाहिर इम्पैक्ट बता रहा हूँ मैं आपका कि सूरत हाल से इम्पैक्ट क्या आ रहा है। और ज़ाहिर ये इशू है भी कि 80 अरब डॉलर इस वक्त जो है हम इंपोर्ट करते हैं, 80 अरब डॉलर की मुख्तलिफ चीजें। तो फिर इसका हल क्या है? इसका फ़हीम, आपके ख्याल में ये इंपोर्टर्स हजरात क्या इसका तजवीज़ क्या दे रहे हैं कि फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे क्या किया जा सकता है? देखिए, इसका एक ही हल है कि हमें जो है वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट हम बढ़ाते नहीं हैं। 80 अरब डॉलर की हमारी जो पिछले साल की जो है वो इंपोर्ट थी, गवर्नमेंट ने उसको कट लगाया है। मगर फिर कई बात तो वही आ जाती है कि रॉ मटेरियल आएगा तो फिर एक्सपोर्ट्स भी होंगी। ये जो कराची पोर्ट के ऊपर जो सूरत हाल है उसके लिए क्या हल आप तजवीज़ कर रहे हैं? क्या फौरी तौर पे एलसीज खोल के कम से कम जो फंसे हुए कंटेनर हैं उनको तो रिलीज किया जाए, फिर उसके बाद दोबारा जो भी पाबंदियां लगानी है लगा दी जाए? क्या ये अमली तौर पे मुमकिन है?
मोदी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि इंपोर्ट होगी तो एक्सपोर्ट होगी ना। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इश्यू तो है कि हम 80 अरब की इंपोर्ट करते हैं और सिर्फ 30 अरब रुपए की एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये 60 अरब का जो, ये 50 अरब का जो ये डिफरेंस है ना, बेसिकली इसको आपको कंट्रोल करना है। आपके 30 अरब इस तरह आ जाते हैं, 30 अरब रुपए आपके तरसलाते ज़रूरी मसले आ जाते हैं, 20 अरब बचते हैं खाली। तो फिलहाल कंटेनर्स के लिए क्या किया जा सकता है? ये जो कंटेनर्स के लिए सिंपल जो स्टेट बैंक को बहुत दिन पहले कर लेना चाहिए था कि आपको खाम माल के, आपको अजनास के कंटेनर्स नहीं रोकने चाहिए थे। जब पॉलिसी आपने बनाई थी उसी वक्त आपको क्लियर कर देना चाहिए था कि भाई हम कौन से कंटेनर्स रोकेंगे, कौन सा माल रोकेंगे, कौन सा नहीं रोकेंगे, ताकि इंपोर्टर को पहले से पता होता कि वो मंगवाता ही नहीं। अच्छा, मंगवा लिया, इस वक्त अमली तौर पे अदा कर रहा है जी, अमली तौर पे क्या वहाँ पे रुकी हुई है सब इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट? क्या कंजेशन हो गई है? क्या सूरत हाल है इस वक्त पोर्ट्स के ऊपर? जी बिल्कुल, इस वक्त 2 पोर्ट हैं हमारे कराची के, उन पर 5000 कंटेनर्स का मतलब है कि अब वहाँ पे जगह नहीं है। बहुत बुरी सूरत हाल है। फिर मसला ये है कि चीजें खराब भी हो रही हैं। अजनास एक वक्त तक, खास वक्त तक जो ज़ाहिर है उनको आप कह सकते हैं कि आप इन्हें स्टोर कर लें, फ्यूमिगेशन वगैरह करके भी भेजी जाती हैं, लेकिन फिर भी चीजें खराब हो रही हैं। दालें हैं, चावल है, सोयाबीन है, गंदम है, कॉटन है, चीजें खराब हो रही हैं। इन चीजों की कोई एक ये नहीं होता कि हमेशा के लिए आपने कोई मशीनरी नहीं मंगवा रहे हैं। आप इन कंटेनर्स में अजनास हैं, उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। मुख्तलिफ किस्म के खाम माल हैं जो आपको क्लियर करना पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर एक्सपोर्ट कैसे होगी? बिल्कुल सही है। एक्सपोर्ट तो उसी बुनियाद पे करते हैं जब आप कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, उसमें से कुछ से आप यहाँ पे चीजें तैयार करते हैं, फिर आप उसे बाहर भेज देते हैं। बिल्कुल अभी सही। 30 अरब रुपए की जो एक्सपोर्ट है आपकी, तो वो भी कम हो जाएगी अगर आपने इंपोर्ट नहीं खोली तो, आपने एलसीज नहीं खोली तो। बहुत अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर दी है गवर्नमेंट ने। स्टेट बैंक की जो ओवरऑल पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। 40 से 45% तक कारखाने, फैक्ट्री मिलें चल रही है। क्या होगा फिर आगे जाके? बिल्कुल ज़ाहिर इम्पैक्ट जो है वो बहुत शुक्रिया, भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, आपने साफी प्रोग्राम को वक्त दिया। कयूम कैसे देख रहे हैं ये? मतीउल्लाह जान, ये तो जाहिर तौर पे आप देखें ना, ये तो प्रायोरिटीज़ की बात है। अब पहली बात तो ये है कि डॉलर की कीमत जो है उसको अगर आपने आर्टिफिशियल तरीके से रोका हुआ है, आप देखेंगे जो क्या ऑफिशियल रेट कुछ है और डॉलर बिग डिफरेंट, तो आप वो बिल्कुल मिफ्ता इस्माइल ने कल जो कहा है, तो आप क्यों नहीं इसको डॉलर को छोड़ते, जबकि IMF की शराइत भी हैं। अब जो निगोसिएशंस होनी है वो है, जाहिर है उस शॉर्टेज की वजह से इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाई कि किसी तरह से आप निकालें, लेकिन उसके बाद की ये सूरत हाल जो है ये, और यहाँ पे प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा कि आप कौन सी फौरी अहमियत की चीज़ें जो हैं वो आपको खोलनी पड़ेंगी। जैसे अद्वियात और खुराक की बात है, मशीनरी या दूसरा रॉ मटेरियल जो कि नहीं हो सकता, आप उसको चलें होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये तो फौरी चीजें हैं। पाकिस्तान में पहले ही गुर्बत तेजी से बढ़ रही है, सैलाब के लाखों मुतासरीन हैं, बेघर लोग हैं, आटे के लिए महंगाई कहाँ चली गई है? आप देखें कि मुर्गी का गोश्त कहाँ चला गया है, दालों की प्राइसेस कहाँ चली गई हैं। इस कदर आप मार्केट जाएं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़ी ही एक गंभीर सूरत हाल है और सहाफ़ी प्रोग्राम में हम इन चीज़ों को हाईलाइट ही कर सकते हैं। और यकीनी तौर पे अब जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं, यकीनन कुछ जल्द और हंगामी बुनियादों पे फ़ैसले होंगे ताकि जो पाकिस्तान की मईशत का जो दिल कराची है, इसके जो पोर्ट्स हैं वो, इसकी शरियाने जो हैं वो खुल सकें और ताकि आम लोगों तक जो रिलीफ पहुंचनी है वो हंगामी बुनियादों पर पहुंचाई जा सके। सैलाब के मुतासरीन के लिए हमें बड़ी ही उम्मीद अफजा किस्म का पैगाम मिला है बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से, मगर इस पैगाम के बाद और इन ऐलानात के बाद बहुत सारी चीज़ें इन मुतासरीन के लिए भी दरामद होनी हैं, और जब तक हमारे पोर्ट्स खुले नहीं होंगे तो फिर शायद वो इमदाद या उसका भी फ़ायदा उस तरीके से मुतासरीन तक नहीं पहुँच सकेगा जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।